हेलो एवरीवन। हमने पहले क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि बैंक क्या होता है और बैंक का रिक्वायरमेंट क्या होता है हमारे इकोनॉमी में। सेंट्रल बैंक की नीड क्या होती है और सेंट्रल बैंक होता क्या है। अब हम पढ़ेंगे आरबीआई के बारे में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि इंडिया का सेंट्रल बैंक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आरबीआई का जो एस्टेब्लिशमेंट है वो आरबीआई एक्ट ऑफ 1934 के अंदर में हुआ है। और इसका एस्टेब्लिशमेंट यानी कि जो फॉर्मेशन हुआ है, इसका फॉर्मेशन पार्लियामेंट के एक्ट के से हुआ है, यानी कि पार्लियामेंट में लॉ पास करके हुआ है। इसीलिए हम इसको स्टैट्यूटरी बॉडी कहते हैं, यानी कि आरबीआई एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। दूसरी बात यह है कि पार्लियामेंट का यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। लेकिन जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में नॉट अ सिंगल मेंशन ऑफ आरबीआई, मतलब आरबीआई का कोई भी मेंशन नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, यानी कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है बल्कि सिर्फ स्टैट्यूटरी बॉडी है। अब चूंकि आरबीआई का एस्टेब्लिशमेंट पार्लियामेंट के द्वारा एक एक्ट बनाने के साथ हुआ था और अब इसको पूरी तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंप्लीटली 100% ओन करती है। पहले ये एक प्राइवेट फॉर्म हुआ करती थी और 1949 में इसका पूरी तरह से नेशनलाइजेशन हो गया। अब हमें ये समझना जरूरी है कि क्या ये ऑटोनॉमस है या नहीं। जब मैं किसी भी बॉडी को ऑटोनॉमस कहता हूँ, उसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए कि पार्लियामेंट ने इसको स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया और उसके बाद इसको बोल दिया कि ठीक है कि आप ऑटोनॉमसली काम करिए, आपका कोई भी नो इंटरफेरेंस बाय गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट कोई इंटरफेरेंस नहीं करेगी और जो भी होगा वो इसके बोर्ड ऑफ मेंबर्स डिसाइड करेंगे, आरबीआई के बोर्ड ऑफ मेंबर्स, उसी हिसाब से आरबीआई फंक्शन करेगा। गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा, जो भी काम करना है ऑटोनोमसली करना है। क्या ये ऑटोनोमस है या नहीं, ये देखना जरूरी है। इसको देखने के लिए हम लोग आरबीआई एक्ट ऑफ 1934 में दिए गए कुछ सेक्शंस को रेफर करेंगे। सेक्शंस क्या होते हैं, जिसको हम हिंदी में अनुच्छेद भी कहते हैं, मतलब सेट ऑफ रूल्स। जिन्होंने पॉलिटी पढ़ी होगी उनको पता होगा। तो इसके लिए हम यहाँ पर रेफरेंस लेंगे सेक्शन 7 एंड सेक्शन 58 का, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि क्या हमारी आरबीआई ऑटोनोमस है या नहीं। तो चलिए देखते हैं। देखिए, हम जब सेक्शन 7 में आते हैं ये देखिए सेक्शन 7 में हम जब आ रहे हैं, सेक्शन 7 ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पर आइए और पढ़िए। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट मे फ्रॉम टाइम टू टाइम गिव सच डायरेक्शंस टू द बैंक एज इट मे आफ्टर कंसल्टेशन विद द गवर्नर ऑफ बैंक कंसिडर नेसेसरी इन द पब्लिक इंटरेस्ट। मतलब यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस पॉसिबल है। चलिए, हमने सेक्शन 7 देखा, आइए अब हम देखते हैं सेक्शन 58। आइए सेक्शन 58 को हम लोग देखें। Central Board may, with the previous sanction of the central government, of by notification in the official gazette, make regulations consistent with this act to provide for all matters for which provision is necessary or convenient for the purpose of giving effect to the provisions of the act।
यहाँ पर देखिए आ गया ना सेंट्रल गवर्नमेंट, यहाँ भी इंटरफेरेंस है। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट टाइम टू टाइम यहाँ पे सजेशंस या इंटरफेरेंस कर सकती है। तो हमें यहाँ पे यही समझ में आया कि इन दोनों से सेक्शन से कि आरबीआई जो है इज नॉट एन ऑटोनोमस बॉडी। तो आरबीआई क्या है? RBI is an institution or a central bank which was established by RBI Act of 1934 and is a statutory body but not a constitutional body which is 100% owned by government but not autonomous. Okay, then we will proceed further. अब देखिए हमने देखा था सेक्शन 58 में कि सेंट्रल बोर्ड के डायरेक्शंस के हिसाब से काम करने का यहाँ पर आया था। तो आखिर ये सेंट्रल बोर्ड है क्या? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको थोड़ा हम लोग ध्यान से सुनेंगे। देखिए सबसे पहले देखिए मान लीजिए रिलायंस का हम लोग एग्जांपल लेते हैं। एज फॉर एग्जांपल रिलायंस एक बहुत बड़ी कंपनी है इंडिया की। इसके चेयरमैन या एमडी मुकेश अंबानी है। मुकेश अंबानी की अपनी एक्सपर्टीज होगी बिजनेस करने में, बट क्या मुकेश अंबानी आईटी का जो इंफ्रा है उसको समझते होंगे कंप्लीटली? नहीं समझते होंगे। मार्केटिंग क्या वो समझते होंगे? ऑफ कोर्स नहीं समझते होंगे। जो प्रमोशन का काम है उसको समझते होंगे? नहीं समझते होंगे। जो एचआर डिपार्टमेंट कैसे काम करता है उसको समझते होंगे? नहीं समझते होंगे। फाइनेंस का काम कैसे होता होगा उसके बारे में नहीं समझते होंगे। तो होता क्या है कि कोई भी बड़ी कंपनी या इंस्टीट्यूशन इसके लिए एक सेट ऑफ स्पेशलिस्ट को अपॉइंट करती है, जिनको बोर्ड ऑफ मेंबर्स या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में रखा जाता है। और ये लोग टाइम टू टाइम मीट करते हैं और सजेशन देते हैं। और जो यहाँ एमडी यानी कि एमडी सीईओ या फिर चेयरमैन टाइप के पोस्ट के लोग होते हैं जैसे मुकेश अंबानी है। एमडी का क्या मतलब होता है? मैनेजिंग डायरेक्टर, यानी जो जो भी डायरेक्टर्स हैं उनको मैनेज कर रहे हैं। तो मैनेजिंग डायरेक्टर फिर उस सजेशन के अकॉर्डिंगली अकॉर्डिंग टू सजेशंस एक्ट करते हैं। सिमिलरली सेंट्रल बोर्ड जो है इसमें फिलहाल 15 मेंबर्स हैं जो कि प्राइवेट और गवर्नमेंट के एजेंट हैं, जो कि अपने अपने फील्ड में बहुत एक्सपर्टीज रखते हैं। और इनका हेड कौन होता है सेंट्रल बोर्ड का? इनका हेड होता है गवर्नर ऑफ आरबीआई। और ये लोग जो जो भी ऑपरेशंस होती है आरबीआई का उसके लिए सजेशंस देते हैं और टाइम टू टाइम क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है, कैसे काम करना चाहिए, उसके बारे में ये लोग बताते हैं। ये सारे मेंबर्स अपने अपने फील्ड के बहुत बड़े स्पेशलिस्ट लोग होते हैं और बहुत ही अच्छे अच्छे जगह से आते हैं। यानी कि मैं जब यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि रिलायंस के, तो रिलायंस के बोर्ड ऑफ मेंबर्स में एल&टी के भी लोग होंगे, टाटा ग्रुप के भी कुछ लोग होंगे बोर्ड ऑफ मेंबर्स। उसी तरह आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड में भी अलग अलग कंपनीज के बहुत सारे हेड होंगे जो कि सजेशंस देते हैं और उसका एनेक्टमेंट किया जाता है हमारा गवर्नर के द्वारा, गवर्नर ऑफ आरबीआई के द्वारा। चलिए हम अगर अपने कंफर्मेशन के लिए हम लोग एक बार देख लेते हैं। देखिए ये मैंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का साइट खोला हुआ है और जो हम इसमें जाएंगे यहाँ पर अबाउट अस में, यहाँ पर जब हम आते हैं तो हमें ये देखिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंटेड नॉमिनेटेड अंडर आरबीआई एक्ट ऑफ 1934। अगर हम इसके अंदर में आएंगे तो ये देखिए ये जो श्री शक्तिकांत दास हैं ये गवर्नर हैं। इनके अलावा सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ और फिफ्थ नंबर पे ये 4 डिप्टी गवर्नर हैं। बाकी के जो 10 लोग हैं 6 to 15 ये सब हमारे बोर्ड ऑफ मेंबर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आते हैं। मतलब ये 15 लोग मिलके
सेंट्रल बोर्ड बनाते हैं टोटल, गवर्नर से लेकर के ये बाकी के 10 लोग। चलिए हम किसी पे भी यहाँ पे रैंडमली क्लिक करते हैं। अभी रेवती अय्यर कौन है देखिए। रेवती अय्यर कौन थे? डिप्टी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ गवर्नमेंट अकाउंट्स, इनको हायर किया गया है। और देखते हैं कौन है, ये देखिए आनंद गोपाल महिंद्रा, ये महिंद्रा एंड महिंद्रा, जो महिंद्रा आप कार्स देखते हैं उनके उनके चेयरमैन हैं ये हैं। और कौन है? पंकज रमन भाई पटेल, ये कौन है? जाइडस लाइफ साइंसेस, ये एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है। कैडिला जिनकी दवाई की ब्रांड है मार्केट में, वो है। इनकी क्वालिफिकेशन देखिए आप, IIM उदयपुर और बहुत सारे IIM अहमदाबाद से इन्होंने, इनकी बिलोंगिंग है। मतलब जो भी यहाँ पर सेंट्रल बोर्ड के मेंबर्स होते हैं वो काफ़ी एक्सपर्ट होते हैं और अपने अपने फील्ड में बहुत अच्छे से एक्सेलेंस को हासिल किया हुआ होता है। देखिए अब जो हमारा अगला टॉपिक है इसमें हम लोग समझेंगे RBI का जो रिलेशन है इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन से कॉन्टेक्स्ट में समझेंगे हम लोग। देखिए इसके लिए हम लोग एक सिचुएशन को समझते हैं। उससे पहले हम लोग ये जानते हैं कि किसी भी इकोनॉमी में जितनी सेविंग्स होगी उतना लोन लिया जाएगा, और यही लोन जो होता है बाद में कैपिटल बनता है जो कि इन्वेस्टमेंट का काम आता है, और इससे ही हमारा GDP में ग्रोथ आता है। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर देखिए RBI का यहाँ पर किस तरीके से कॉन्टेक्स्ट, इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्स्ट होता है। देखिए RBI हम जानते हैं चूंकि ओवरसी करती है बैंकिंग सिस्टम को, कितना इंटरेस्ट रेट पे बैंक को लोन देना है नहीं देना है वो भी डिसाइड करती है। तो RBI ने क्या किया कि जो इंटरेस्ट रेट है, यानी कि जो भी लोन देने का इंटरेस्ट रेट है उसको कम कर दिया। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा वो हम समझते हैं। मान लीजिए कि एक आदमी है, ठीक है, इसकी सैलरी है 50,000 रुपये पर मंथ की। ठीक है, ये जाता है कार शोरूम में, मारुति के शोरूम में जा रहा है। ठीक है, इसको सेल्समैन दिखाता है कि ये अपना बजट लेके जाता है कि मुझे, मेरे पास 4 लाख रुपए हैं और मुझे मारुति ऑल्टो खरीदनी है। सो जो सेल्समैन रहता है वो इसको बोलता है कि सर अभी तो RBI ने ना इंटरेस्ट रेट कम कर दिया है, मतलब जो आपकी EMI होगी वो बहुत ही छोटी होगी, मतलब कि आपका जो मंथली इंस्टॉलमेंट होगा वो काफ़ी कम होगा, जिसके कारण आपके जेब पर भार कम पड़ेगा और आप लोन काफ़ी सस्ते रेट पे मिल रहा है। तो आप अल्टो क्यों लोगे? आपके शान के खिलाफ है। आप ऐसा करो, आप स्विफ्ट ले लो, बड़ी गाड़ी है और आपका EMI अभी भी छोटा होगा। तो इस बंदे को जिसको ऑल्टो लेनी थी 4 लाख की, अब ये ले ले रहा है 7 लाख की स्विफ्ट। अब क्या होगा, चूंकि एक एक्सपेंसिव आइटम इसमें जुड़ा है, इसकी हायर प्राइस है ना। अब चूंकि हायर प्राइस वाली गुड एंड सर्विस का सेल हुआ है तो इससे क्या होगा, जो एक्सपेंस ज़्यादा हुआ तो अब GDP में ग्रोथ ज़्यादा होगी। यानी कि हम कह सकते हैं क्या, जब जब RBI इंटरेस्ट रेट कम करेगी तब तब GDP में ग्रोथ हमें पॉजिटिव में देखने को मिलेगा और चीज़ों का दाम बढ़ेगा। इस चीज़ को हम और अच्छे से दूसरे एग्जांपल से समझेंगे। और इसी में हम दूसरा सिचुएशन समझते हैं। मान लीजिए कि अब RBI ने क्या किया कि इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया। अब क्या होगा, ये जो बंदा था ये मारुति के शोरूम में गया, अल्टो, इसकी इच्छा थी कि ये 4 लाख रुपए की अल्टो खरीदे। अब इसके जब ये सेल्समैन के पास गया तो इस सेल्समैन ने इसको बोला कि सर जो 8,000 की EMI थी ना, अब चूंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है तो फाइनली जब आप लोन लेंगे ना 4 लाख का, और जब आप फाइनली इसका पेमेंट कर रहे होंगे तो आपकी EMI बहुत भारी हो जाएगी और आपको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चुकाना पड़ेगा। अब क्या हुआ, अब ये दबे मन से क्या करेगा, अल्टो लेने की बजाय क्या करेगा, बोलेगा कि ऐसा करो अब छोड़ो इसको, मैं जाता हूँ हीरो की एक स्कूटी ले लेता हूँ। तो खरीदना इसको अल्टो था, खरीद लिया इसने स्कूटी।
अब चूंकि 4 लाख के इसको सामान खरीदना था, इस बार इसने क्या खरीदा, 1 लाख रुपए का मात्र सामान खरीदा, महंगाई बड़ी होने के कारण, है ना। क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया तो इसके लिए महंगाई बढ़ गई, तो वो गाड़ी इसके लिए एक्सपेंसिव हो गई। तो अब ये ऑल्टो लेने के बदला क्या करेगा, स्कूटी खरीद लेगा। अब क्या हुआ, चूंकि ये लोअर प्राइस का आइटम यहाँ पे खरीद रहा है, तो इसका जो कंट्रीब्यूशन होगा जीडीपी में वो भी छोटा होगा, तो इसका जीडीपी क्या होगी, उस समय जीडीपी कम होगी। तो होप कि आप समझ गए होंगे कि आरबीआई किस तरह से इंटरेस्ट रेट कम करके जीडीपी में पॉजिटिव या नेगेटिव ग्रोथ को लाया जा सकता है, मतलब महंगाई को भी कंट्रोल किया जा सकता है। अब देखिए यहाँ पे महंगाई कैसे बढ़ेगी, कम होगी, उसको हम लोग थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। मान लीजिए एक कार शोरूम में 10 कार हैं, ठीक है, और 10 लोग खरीदने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एब्सोल्युटली फाइन। अब क्या हो रहा है कि आरबीआई ने क्या किया, बैंकों को बोला कि आपको इंटरेस्ट रेट जो है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कम करना है। चलो अब रेट ऑफ इंटरेस्ट तो कम हो गया, अब क्या हुआ कि जो 10 कार्स थी, वो तो कार्स तो उतनी ही रही, लेकिन इसका इफेक्ट क्या होगा कि जो 10 लोग थे उसके अलावा, खरीदने वाले के अलावा, अब जिनको स्कूटी लेना था उनको भी समझ में आ रहा है कि अब मैं कार ले सकता हूँ अगर थोड़ा सा एफर्ट लगाऊं, तो वांट बढ़ गई उनकी, क्योंकि ईएमआई छोटा बनेगा और लोन भी कम अमाउंट पे होगा। तो अब जो 10 लोग कार लेने वाले थे, अब उसके बजाय 13 लोग कार लेंगे, इसके बजाय अब 13 लोग कार लेंगे। अब चूंकि इसके पास कार तो 10 कार है, लेकिन खरीदने वाले 13 लोग हो गए, तो अब सेल्समैन को क्या दिखेगा कि अब मान लो कि एक कार है, उसको लेने वाले 4 लोग हो गए, तो अब क्या करेगा कि वो इसकी प्राइस को बढ़ा देगा। तो इससे क्या होगा, जो प्राइस होगी कार की, वो इस केस में बढ़ जाएगी, है ना। वहीं अगर आरबीआई क्या करे कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको बढ़ा दे, यानी जो 10 लोग लेने वाले थे, अब वो घट करके, क्योंकि जिनको कार भी लेना था बोलेंगे नहीं नहीं मुझे बाइक ही लेना है, अब वो 8 लोग लेने वाले हो गए, तो इसके पास कार्स बच जाएंगी, कार्स अभी भी 10 हैं। तो अब क्या करेगा, यहीं पर ये सेल लगा देगा। अब चूंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ा हुआ है तो खरीदने वाले लोग भी कम हैं, तो यहाँ पर ये सेल लगाएगा, और क्या होगा, जो प्राइस होगी कार की वो कम हो जाएगी। यानी कि एक, यहाँ पर मैंने क्या ऑब्जर्व किया कि आरबीआई के इंटरेस्ट रेट में इंटरफेरेंस करने के कारण क्या इफेक्ट पड़ा, इन्फ्लेशन पे, यानी कोई भी वस्तु जो महंगी या सस्ती होती है उस पर इफेक्ट पड़ता है। और इस वाले केस में जो प्रीवियस केस था, यहाँ पर मैंने क्या ऑब्जर्व किया कि आरबीआई के इंटरेस्ट रेट में इंटरफेरेंस के कारण मेरा किस चीज पे डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ा, जीडीपी पे पड़ा। यानी कि क्या मैं कंक्लूड कर सकता हूँ इन दोनों पॉइंट से कि आरबीआई जो रेट ऑफ इंटरेस्ट तय करती है, उसके कारण मार्केट में इन्फ्लेशन या तो बढ़ता है या तो घटता है। अब चूंकि इन्फ्लेशन के कारण प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्लक्चुएट करती हैं, तो इसके कारण जीडीपी भी बढ़ता या घटता है। मतलब कि अगर इंटरेस्ट रेट कम है तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा कि जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि डिमांड बढ़ गई है ना, इंटरेस्ट रेट कम होने के कारण डिमांड बढ़ गई। अब चूंकि इन्फ्लेशन बढ़ा तो गुड्स एंड सर्विस की जो प्राइसेस हैं वो बढ़ गई, तो जीडीपी क्या होगा, बढ़ जाएगा। वहीं जब इंटरेस्ट रेट को आरबीआई रिवाइज करके बढ़ा दे, यानी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है किसी भी प्रोडक्ट पे वो बढ़ जाए, यानी कि वो महंगा हो जाएगा। जब वो महंगा हो जाएगा तो लोग उसकी खरीदारी कम कर पाएंगे, तो उसके कारण उसकी डिमांड घटेगी, तो उस कारण से इन्फ्लेशन घटेगा।
डिमांड इसमें रिड्यूस हो जाएगी। यहाँ डिमांड इंक्रीज हुई और इस केस में डिमांड रिड्यूस हो रही है। इस कारण से जीडीपी में गिरावट आएगी उस टाइम पीरियड के दौरान। तो चलिए, हमारा ये एक टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब जो मेरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके बाद, वो है मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अब हम लोग करते हैं। देखिए, अक्सर हाँ हम सुनते होंगे कि इलेक्शन के दौरान और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आरबीआई के बीच में, मतलब कि जो गवर्नर हैं आरबीआई के बीच में कॉन्फ्लिक्ट रहता है। तो ये क्यों होता है? होता क्या है कि इलेक्शन के दौरान में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है आरबीआई उसको डिक्रीज कर दे। अब डिक्रीज करने से क्या होगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर डिक्रीज होता है तो महंगाई यानी इन्फ्लेशन घट जाएगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, यही ना? क्योंकि डिमांड बढ़ जाएगी तो वस्तुओं की दाम बढ़ जाएंगे। जब दाम बढ़ेगा तो आम जनता को परेशानी होगी, नॉर्मल लोग हैं, सिटीजन्स को प्रॉब्लम फेस करेंगे सिटीजन्स। वहीं पर गवर्नर ऑफ आरबीआई का पॉइंट ऑफ व्यू ये होता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट को मेंटेन करके रखा जाए या बढ़ा के रखा जाए, ताकि जो इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल में रहे और इन्फ्लेशन कम रहे और सिटीजन्स को जो है कम दिक्कत हो। तो इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट जो है हम लोग अक्सर हाँ मीडिया में सुना करते थे कि गवर्नर और जो आरबीआई और गवर्नमेंट है दोनों के बीच हुई तकरार। तो इस तरह का इश्यूज हो रहा था, क्यों? क्योंकि जो आरबीआई गवर्नर है ना, वो सोलेली मतलब सोलली डिसाइड कर सकते थे रेट ऑफ इंटरेस्ट को, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, और उसी हिसाब से महंगाई और उसी हिसाब से जीडीपी पे इम्पैक्ट पड़ता था। लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी जो है ये 2016 में लाया गया। इससे क्या हुआ? जो ये आरबीआई गवर्नर का जो यहाँ पे खुद अकेले जो इनकी सुपरमेसी थी, इसको रिड्यूस करने के लिए, डिक्रीज करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का गठन किया गया। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एमपीसी 2016 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इनेक्ट किया गया अंडर आरबीआई अमेंडमेंट एक्ट 2016। इससे गवर्नर सुपरमेसी डिक्रीज हो गई और इससे इस चीज को रिप्लेस कर दिया गया किससे? मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी के द्वारा। अब मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी क्या है ना, कि ये 6 मेंबर्स की बॉडी है, ठीक है? ये 6 मेंबर की बॉडी है जिसमें 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मेंबर होंगे और 3 आरबीआई के मेंबर होंगे। ये 3 जो आरबीआई के मेंबर है ना, इसमें ही एक गवर्नर भी होते हैं। और ये 6 का वोटिंग होता है किसी भी इंटरेस्ट रेट को डिसाइड करने के लिए। और इसका जो इसको हेड करते हैं, हेडेड बाय आरबीआई गवर्नर।
और इन केस चूंकि ये तीन तीन मेंबर के बॉडी हैं, इन केस ऑफ टाई गवर्नर ऑफ आरबीआई का कास्टिंग वोट होता है। मतलब ये जिसको वोट कर देंगे, मान लो तीनों तीनों, तीन फेवर में और तीन अगेंस्ट में है, तो आरबीआई और गवर्नर जो है वो जिसके पक्ष में जाएंगे उसको सही मान लिया जाएगा। अब एमपीसी जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, इसके बारे में एक खास चीज है जो हमें जानना चाहिए। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है, जो ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, इसके हेड आरबीआई गवर्नर होते हैं और ये हर क्वार्टर में मीटिंग होती है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की, मतलब इन एवरी 3 मंथ्स। और ये क्या करते हैं, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा उसको डिसाइड करते हैं। अब चूंकि ये रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिसाइड करते हैं तो इससे क्या होता है, ये इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल कर पाते हैं अकॉर्डिंग टू मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट। अब ये देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट क्या है, एक नया चीज यहाँ पर आपने अंदाज लगाया होगा। ये क्या होता है ना कि इस एग्रीमेंट के अंदर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आरबीआई के जो मेंबर्स होते हैं वो मिलते हैं और एवरी 5 years टू फिक्स रेंज ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिसके बीच में इंटरेस्ट रेट जो है वो रहे, ताकि क्योंकि इन्फ्लेशन भी कई बार जरूरी होता है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा कम हो जाएगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाता है तो इन्फ्लेशन कम होगा। तो हमें इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करना जरूरी है, और इन्फ्लेशन चाहिए भी, क्योंकि हम लोग एक डेवलपिंग इकोनॉमी है। जीडीपी बढ़ाने के लिए हमें इन्फ्लेशन चाहिए ही चाहिए टू फिक्स द रेंज ऑफ इंटरेस्ट रेट। तो फिलहाल हम मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट के अंदर में 2% से 6% के बीच में हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स किया गया है आरबीआई के द्वारा। तो मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क आई थिंक कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ आरबीआई। आरबीआई की कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस को हम लोग यहाँ पे ओवरसी करेंगे और समझेंगे कि आरबीआई किस तरीके से कंट्री की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करता है। देखिए, आरबीआई acts as a banker to state and central government। देखिए, जब किसी स्टेट को पैसे की ज़रूरत होती है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसे की ज़रूरत होती है तो वो आरबीआई के पास जाते हैं, और आरबीआई एज एन फिनेंशियल एजेंट इनकी मदद करता है बाय फॉर रेजिंग मनी। और आरबीआई क्या करता है, आरबीआई इम्प्लीमेंट कराता है मॉनेटरी पॉलिसी, जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल करता है ये, और इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करके रखता है। और जब हम आईएमएफ की बात करते हैं, जहाँ पे आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वहाँ पे आरबीआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एज एन एजेंट की तरह काम करता है, मतलब एज ए फेस काम करता है वहाँ पे आईएमएफ के सामने में। और आरबीआई के मदद से स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सटर्नल बोरोइंग्स करती है। एक्सटर्नल बोरोइंग्स का मतलब
कि अगर किसी फॉरेन बैंक से लोन लेना है तो वो आरबीआई के थ्रू ही लिया जाता है, आरबीआई की गारंटी पे लिया जाता है। अब देखिए, एक बात यहाँ पर समझने की ये है कि इंडिया एज एन डेवलपिंग नेशन रिक्वायर्स लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट। बहुत सारा इन्वेस्टमेंट चाहिए। अब इन्वेस्टमेंट होगा तभी तो कैपिटल का फॉर्मेशन होगा और हमारा जीडीपी बढ़ेगा। तो होता क्या है कि जो हमारी गवर्नमेंट का जो इनकम है ना, वो हमेशा कम होता है गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर से। यानी कि अगर मैं उदाहरण के लिए कहूँ कि अगर गवर्नमेंट का इनकम 100 रुपये है तो खर्च हमेशा 120 रुपये होता है। क्योंकि देखिए, अगर पिछले बार के जीडीपी से एक्स्ट्रा कुछ पैसा खर्च करेंगे तभी तो कुछ इन्वेस्टमेंट होगा। इन्वेस्टमेंट होने से फिर हमारा ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होंगी विद इन द कंट्री, उसके प्राइस का फिर वैल्यू जीडीपी में ऐड होगा और जीडीपी में हमें ग्रोथ दिखेगा। तो मजबूरी है यहाँ पे गवर्नमेंट की। पर ये जो एक्स्ट्रा 20 रुपए कहाँ से आया, ये जो एक्स्ट्रा 20 रुपए है ये कहाँ से आया, ये जानने का विषय है। तो ये रेज करने में, ये जो 20 रुपए है ये रेज करने में मुझे आरबीआई मदद करती है। अब बात है कि एक सवाल मन में आता है कि आरबीआई के पास कहाँ से पैसा आता है। आरबीआई खुद तो एक आम जनता से पैसे तो डिपॉजिट लेती नहीं है। हालांकि जब हम आगे पढ़ेंगे जैसे जैसे अलग अलग लेक्चर्स में तो हमें समझ में आएगा कि आरबीआई के पास पैसा कहाँ से आता है और वो कम्प्लीटली फंक्शन कैसे करती है। बट फिलहाल अभी हम ये समझते हैं कि ये पैसा आरबीआई के द्वारा रेज किया जाता है। अब कैसे रेज किया जाता है, तो यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है जिसका नाम है गवर्नमेंट सिक्योरिटी, या यूं कहें हम इसको बहुत सारे इंटरनेशनल मार्केट में गवर्नमेंट बॉन्ड्स भी कहा जाता है। ये क्या होता है, ये कुछ नहीं है, अ पीस ऑफ डॉक्यूमेंट, है ना, गारंटीड बाय गवर्नमेंट। इंडिया की अगर गवर्नमेंट गारंटी कर रही है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा गारंटीड है। और कोई फॉरेन गवर्नमेंट करे, फॉरेन का है, तो यहाँ पे हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। इसमें होता क्या है कि एक पीस ऑफ डॉक्यूमेंट है, ये कुछ इस तरह का होता है, जिसमें कि जिसके थ्रू गवर्नमेंट पैसा रेज करती है। अब ये कैसे पैसा रेज होता है इसमें समझिए। हम एक एग्जाम्पल के समझ लेते हैं। मान लीजिए कि 1,000 रुपये का बॉन्ड है जिस पे गवर्नमेंट प्रॉमिस करती है कि वो 6 या 7 या 5 या जो भी परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट है वो पे करेगी। और ये बॉन्ड का कुछ फिक्स टेन्योर होगा। मान लीजिए हम यहाँ पे कह रहे हैं फॉर 5 इयर्स। और इसको गारंटी करती है यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पे भारत सरकार का कोई सील होगा और यहाँ पर ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सील होता है यहाँ पर। और ये जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के जॉइंट सेक्रेटरी होते हैं उनका सिग्नेचर होता है यहाँ पे। और इसको मार्केट में आरबीआई सेल करती है और इसके थ्रू मनी रेज करती है और ये पैसा गवर्नमेंट के पास आता है। और जब गवर्नमेंट का ये मैच्योरिटी पीरियड पूरा हो जाता है तो गवर्नमेंट इंटरेस्ट के साथ जो भी ये सिक्योरिटी या बॉन्ड होल्डर होगा उसको पैसा रिटर्न कर देती है। मार्केट में आरबीआई इन सिक्योरिटीज को बेचती है और ये कोई भी खरीद सकता है, जैसे कि कोई बैंक खरीद ले या कोई इंडिविजुअल, मैं आप कोई भी खरीद सकते हैं इसको। कोई फॉरेन कंपनी खरीद सकती है।
या बैंक, फॉरेन बैंक कोई खरीद सकता है। अब देखिए, ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है ना, ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है, ये दो तरीके की होती है। एक का नाम होता है ट्रेजरी बिल, और दूसरे का नाम होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी या बॉन्ड। देखिए, ट्रेजरी बिल जो होती है ना, अक्सर, हाँ, इसका जो मैच्योरिटी पीरियड होता है ये 1 साल से कम होता है, और ये शॉर्ट टर्म के लिए इशू की जाती है। हो सकता है 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, या फिर 1 साल हो सकता है। मेरे कहने का मतलब less than 1 year। और ये जो इशू किया जाता है, इट इज इशूड फॉर मोर देन 1 ईयर। और इसमें समझने की बात यह है कि ये दोनों तरीके के बॉन्ड को सेंट्रल गवर्नमेंट इशू कर सकती है, जबकि स्टेट गवर्नमेंट केवल और केवल लॉन्ग टर्म बॉन्ड यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटी को इशू कर सकती है। अब कुछ मेजर इंफॉर्मेशन है करेंसी से रिलेटेड, वो अब हम लोग पढ़ते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे कि देश में जो करेंसी है या नोट्स है, इसको कौन इशू करता है और कैसे इशू करता है। तो देखिए, आरबीआई इज द ओनली इंस्टीट्यूशन जिसके पास सोल अथॉरिटी है टू इशू करेंसी कैसी करेंसी ये इशू कर सकता है, ₹2 एंड अबव के नोट्स। ये बात ध्यान दीजिएगा, मैं नोट्स की बात कर रहा हूँ। ₹2 और उसके ऊपर के नोट्स को आरबीआई इशू करता है। मतलब आरबीआई ही प्रिंट भी करती है इसको और डिस्ट्रीब्यूट भी करती है। जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट केवल ₹1 का नोट और जितने भी सिक्के हैं, मैं सिक्कों की बात कर रहा हूँ, वो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट मिंट करती है, मतलब बनाती है, और आरबीआई डिस्ट्रीब्यूट करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे। अब हमने जो पढ़ा था आरबीआई एक्ट 1934, उसके कुछ सब सेक्शंस है जिसमें हमने ये देखा था कि आरबीआई ऑटोनोमस बॉडी है या नहीं है। उसमें ही बहुत सारे सेक्शंस हैं जो कि कौन सी करेंसी कौन प्रिंट करेगा, उसके अंदर में कितनी करेंसी प्रिंट होनी है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन, उसके बारे में अब हम लोग जानते हैं। तो देखिए, जो सेक्शन 24 है ना, इसमें आरबीआई मैक्सिमम ₹10,000 तक के नोट्स को प्रिंट कर सकता है, एट मैक्स। वहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉइन्स को मिंट कर सकती है, मतलब बना सकती है, एज पर कॉइनेज एक्ट 2011। ध्यान रखिएगा, ये आरबीआई एक्ट के अलावा मैं बात कर रहा हूँ कॉइनेज एक्ट 2011 का। इसमें क्या है, इसके एज पर दिस सेक्शन 4, कॉइनेज एक्ट 2011 के सेक्शन 4 के अंदर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप टू ₹1000 के कॉइन्स मिंट कर सकती है।
और इसी के सेक्शन सी कॉइनेज एक्ट 2011 के ही सेक्शन 6 में ये है कि जो मैक्सिमम पेमेंट अलाउड है कॉइन्स को यूज करते हुए वो है लगभग ₹1000। मतलब कि मान लीजिए अगर मैं 2000 रुपये का सिक्का लेके किसी दुकान में जाता हूँ तो वो रिफ्यूज कर सकता है। वहीं अगर मैं मान लो मात्र 1000 रुपये का सिक्का लेके किसी दुकान में जाता हूँ तो वो आरबीआई के जो कॉइनेज एक्ट 2011 है उसको उसके अंतर्गत रिफ्यूज नहीं कर सकता है। ये एक दंडनीय अपराध है। और आरबीआई एक्ट 1934 के अंतर्गत में जो सेक्शन 24 है उसमें आरबीआई उसके अंतर्गत आरबीआई 2, 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1000, 5000 और 10,000 के नोट्स को इशू कर सकती है। मतलब इनके डेनोमिनेशंस में करेंसी का प्रिंट किया जा सकता है। एक स्पेशल केस हुआ जिसमें कि 2000 और 200 रुपए की करेंसी डेनोमिनेशंस को प्रिंट किया गया या नोट्स को प्रिंट किया गया डीमोनेटाइजेशन के समय में। और ये स्पेशल परमिशन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड सेंट्रल बोर्ड, जिसकी बात किए थे कि 15 लोगों से मिलकर सेंट्रल बोर्ड बनती है, उनके स्पेशल परमिशन से इसका प्रिंटिंग किया जा सका। अब देखिए यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमें समझना है कि आखिर ये करेंसी नोट्स जो मैं बार बार यूज कर रहा हूँ, जो आरबीआई प्रिंट करती है, कॉइन जो है इंडियन गवर्नमेंट मिंट कर रही है, वो कैसे कर रही है, इसका कैसे हो रहा है। आखिर करेंसी नोट्स क्या है, एक पीस ऑफ पेपर ही तो है। इसका एक वैल्यू कैसे है, पीस ऑफ पेपर ही तो है। आखिर एक पीस ऑफ पेपर इतना इंपॉर्टेंट कैसे हो सकता है। तो बात है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बीइंग अ सॉवरेन बॉडी, यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गुड्स जो बार्टर सिस्टम था उसको रिप्लेस करने के लिए हर कंट्री अपना अपना करेंसी यहाँ पर लाता है। लेकिन इसकी वैल्यू क्या है, कोई क्यों माने कि इसकी एक वैल्यू है। मान लो कि मैं एक खास पेपर का एक खास पेपर लेके जा रहा हूँ और किसी को बोल रहा हूँ उसके बदले मुझे 1 किलो टमाटर दे दो। क्यों? क्योंकि इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसकी बैकिंग करती है। और वो कैसे करती है इसको समझना जरूरी है। आइए देखते हैं। ये देखिए, अगर आप 100 रुपए का नोट देखेंगे तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर क्या लिखा, मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। शक्तिकांत दास जो हमारे गवर्नर हैं, आई प्रॉमिस टू पे द बियरर द सम ऑफ 100 रुपीज, गवर्नर का सिग्नेचर और आरबीआई की स्टाम्प। मतलब ये जो करेंसी है इट इज बैक्ड बाय, मतलब ये जिस पीस ऑफ पेपर है इसको आरबीआई की बैकिंग मिली हुई है। मतलब आरबीआई इसकी गारंटी ले रहा है कि अगर मैं किसी को कुछ दूं तो इसकी जो वैल्यू होगी, जो मार्केट में उस समय वैल्यू होगी, 100 रुपए में जो सामान आना चाहिए, तो ये पीस ऑफ पेपर जो है 100 रुपए की इक्विवेलेंट वैल्यू मार्केट में रखता है। अब यहाँ पर हम दो सिचुएशन को एक समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए कि एक, मैं खुद का एग्जांपल लेता हूँ। मान लो मेरे पास मनी प्रिंटिंग मशीन है, ठीक है। अब मेरा जितना मर्जी आता है मैं उस हिसाब से पैसे को प्रिंट कर ले रहा हूँ। अब होता क्या है कि मेरे पास एक वेंडर आता है अमरूद बेचने के लिए। मैं उससे पूछता हूँ कि कैसे है अमरूद, तो वो बोलता है कि 100 रुपए के 1 किलो हैं। मैं उसे बोलता हूँ, आई पेड हिम, लो 200 रुपए लो।
क्योंकि मेरे पास बहुत सारा पैसा, मैंने बहुत सारा प्रिंट करके रखा हुआ है। मैंने उसको 200 रुपए के दे दिए। अब क्या होगा, वो खुश हो जाएगा, ही विल बिकम हैप्पी। अब जब वो दूसरे ग्राहक के पास जाएगा और वहां पर जब वो 200 रुपए किलो बोलेगा, तो वो 200 रुपए किलो बोलेगा, तो सामने वाला जो कस्टमर होगा वो बोलेगा नहीं नहीं मुझे नहीं लेना है। तो वो, इसकी क्या इच्छा होगी, ये बार बार चाहेगा कि जो इसकी जो अमरूद है या फिर जो भी इसका गुड्स है, वो हमेशा 200 रुपए में बिके। क्यों? क्योंकि 1 किलो इसका जो अमरूद का प्राइस है वो 200 रुपए हो जाए, क्योंकि इसको 200 रुपए उस चीज के मिल चुके हैं। तो हमेशा वो जो ग्राहक खोजेगा वो 200 रुपए पर किलो देने वाला ही खोजेगा। और इसी तरीके से महंगाई भी बढ़ती है। मेरे कहने का मतलब, अगर आरबीआई रेकलेसली मनी को प्रिंट करते रहे, जितना मानो उतना करेंसी प्रिंट कर दे, तो इससे क्या होगा कि चूंकि करेंसी का सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। जिसको जैसा मन करेगा वैसा खर्च करेगा। आप उदाहरण के लिए ऐसे भी इस चीज को समझ सकते हैं कि अगर कहीं पर वॉर हो जाए या कोविड जैसी कोई पेंडेमिक हो जाए, तो क्या होता है कि यहाँ पर जो हम लोग बाहर से इंपोर्ट करके जो सामान ला रहे हैं, उसकी जो सप्लाई लाइन होती है वो बाधित हो जाती है। जैसे एज फॉर एग्जांपल, रशिया यूक्रेन की लड़ाई। इसमें क्या हुआ, क्रूड ऑयल बहुत महंगे हो गए। क्यों? क्योंकि इनका सप्लाई तो हो नहीं रहा था, जबकि जो डिमांड है, जो गाड़ियों में ईंधन का इस्तेमाल होता है, वो तो बराबर बना हुआ है। अब हुआ क्या कि क्रूड ऑयल के दाम बढ़ गए। तो अब जो 1 लीटर क्रूड ऑयल के लिए, हाइपोथेटिकली मैं बोल रहा हूँ, कि 100 रुपए जो मुझे देने पड़ रहे थे बाहर मार्केट में, अब मुझे उसके लिए ही 200 रुपए देने पड़ रहे हैं। मतलब क्वांटिटी तो आइटम का सेम रहा, लेकिन जो मुझे करेंसी खर्च करनी पड़ी वो डबल करनी पड़ रही है। तो करेंसी का क्या हो रहा है, डिवैल्यूएशन हो रहा है, इसकी कोई वैल्यू नहीं हो रही है। कल को दंगा छिड़ जाए, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर का लॉस हो जाए, कोई वॉर हो जाए, बॉम्बिंग हो जाए, आतंकवादी हमला हो जाए, इस तरह के कई सारे इवेंट होते हैं। या ओवर प्रिंटिंग ऑफ मनी हो जाए। जैसे मैं इस चीज को खुद मनी प्रिंटिंग मशीन का एग्जांपल लेके मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। इस केस में क्या होगा कि मनी का डिवैल्यूएशन होना शुरू हो जाएगा। देखो ना, यहाँ पर जो अमरूद 100 रुपए किलो का मिल रहा था, उस चीज को मैंने ज्यादा पैसे खर्च करके इसको 200 रुपए पर किलो का बना दिया। यहाँ पर 1 लीटर का जो मुझे क्रूड ऑयल मिलना चाहिए था, वो 100 के बदला अब 200 रुपए का मिल रहा है। तो पैसे का वैल्यू तो गिर गया ना। मेरे कहने का मतलब, अगर कोई रिटायर्ड आदमी है और उसके पास एक रिटायर्ड आर्मी है, मैन है मान लो, उसने रिटायर किया और उसके पास अकाउंट में 50 लाख रुपए हैं, 2020 में मान लो है, और वो बहुत खुश है, ही इज अ वेरी हैप्पी मैन बिकॉज ही इज अ मिलेनियर नाउ। बट अगर ऐसा कुछ हो जाए कि देश में इन सब कुछ, ये सिचुएशन, ये कुछ ऐसा सिचुएशन हो जाए, ऐसा सिचुएशन हो जाए, इसके कारण इन्फ्लेशन ताबड़तोड़ हो जाए, बहुत ज्यादा महंगाई हो जाए, तो 50 लाख में जो ये गुड्स एंड सर्विस पहले खरीद सकता होता, अब तो उसकी संख्या घट जाएगी ना। क्योंकि गुड्स एंड प्राइसेस, इसकी जो प्राइस है वो बढ़ गई, इसका पैसा तो वही रह गया ना, ये तो फिक्स्ड वैल्यू, फिक्स्ड क्वांटिटी में है इसके पास। मतलब मनी का डिवैल्यूएशन हो गया इस केस में। तो इस केस में क्या होगा कि चारों तरफ भगदड़ बढ़ जाएगी, लोग पैसे में बिलीव करना छोड़ देंगे, बार्टर सिस्टम वापस से आ जाएगा, लोग सामान के बदले सामान का एक्सचेंज करने लग जाएंगे। तो इन सब सिचुएशन से बचने के लिए आरबीआई क्या करता है, गारंटी देता है टू कॉम्बैट दिस इशू। आरबीआई guarantees its bearer to pay the said amount, कि अगर ऐसा कोई सिचुएशन हो जाए, जैसे मैंने अभी आपको शक्तिकांत दास द्वारा जो नोट पर लिखा हुआ सिग्नेचर है, ऐसा कुछ सिचुएशन हो जाए, हालांकि इंडिया बहुत स्टेबल कंट्री है, अगर ऐसा कोई सिचुएशन हो जाए, बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन हाइक हो जाए, तो जो नेटिव करेंसी की वैल्यू गिर जाए, तो उस केस में क्या होगा, आरबीआई
आपको उसके बदले में उसके बराबर वैल्यू की आरबीआई विल प्रोवाइड यू विथ फॉरेन करेंसी जो नेटिव करेंसी से ज़्यादा स्टेबल होगी, जैसे कि डॉलर वगैरह और गोल्ड। तो अब ये प्रोवाइड करने के लिए पहले इंडियन पहले इंडियन गवर्नमेंट क्या करती थी, एक प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम को फॉलो करती थी। प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम, इसमें क्या होता था कि जितने करेंसी प्रिंट किए जा रहे हैं जो मार्केट के सर्कुलेशन में है, उसको बैक करते हुए एक खास मतलब एक, चूंकि अब ये नहीं है तो इसका एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन मेरे पास भी नहीं है, खोजना पड़ेगा इंटरनेट से। एक सर्टेन प्रोपोर्शन में गोल्ड को लॉक करके अपने पास रखती थी, ताकि अगर करेंसी डिवेल्युएट हो जाए और करेंसी का वैल्यू खत्म हो जाए, तो अपने बियरर को जो एफोर्सेड अमाउंट है, मतलब जो उन्होंने गारंटी किया उसके बदले में वो जब लेके आए तो उसके बदले में गोल्ड दे सके या फिर कोई फॉरेन करेंसी दे सके। या फिर इस चीज को ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं, अगर फॉरेन करेंसी को खर्च करना गवर्नमेंट शुरू कर देगी तो इसका डिमांड घट जाएगा, हमारा रुपया का डिमांड बढ़ने लगेगा और ऐसे भी रुपया स्टेबल हो जाएगा। बट ये एक एडवांस कॉन्सेप्ट है, इसको हम नहीं समझेंगे। हमें मतलब यही है कि यहाँ पे प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम में एक सर्टेन प्रोपोर्शन में आरबीआई इसके लिए रखती थी, ताकि इसको गारंटी जो अपने बियरर को देती है उसको डिलीवर कर पाए। बट जो प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम है, ये 1956 तक ही चला और उसके बाद खत्म हो गया। और इस सिस्टम के बदले में अब आ गया मिनिमम रिजर्व सिस्टम। अब देखिए, मिनिमम रिजर्व सिस्टम नाम से ही समझ में आ रहा है कि पहले प्रोपोर्शनल था, मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर अमाउंट ऑफ गोल्ड को बैक करने के लिए रखा जाता होगा। पर अब चूंकि हमारी करेंसी स्टेबल है और बहुत सारे फाइनेंशियल चेंजेस आए और ग्लोबलाइजेशन के बाद इंडिया की करेंसी और बेहतर कर रही है, एक्सपोर्ट वैल्यूज बढ़ रहे हैं, तो मिनिमम रिजर्व सिस्टम इसके अंदर में क्या होता है कि एक मिनिमम रिजर्व रखती है आरबीआई टू प्रिंट नोट्स। वो होता है 200 करोड़ रुपए का। हालांकि एक मिनिमम अमाउंट है, फिक्स अमाउंट है, इसके इसका करेंसी के कितना करेंसी प्रिंट होगा इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन 200 करोड़ रुपए मिनिमम केवल एक फॉर्मेलिटी के लिए रखती है, जिसमें कि 115 करोड़ की वैल्यू की गोल्ड होगी इसके पास। 1956 के बाद आया है, इस बात का ध्यान रखेंगे। और 85 करोड़ रुपए का फॉरेन करेंसी होगा। आई होप मुझे मैं आपको ये समझा पा रहा हूँ। और देखिए, जो भी मैं आपको सिचुएशन बता रहा था ना यहाँ पर, इस सिचुएशन को, जो ये इशू को कॉम्बैट करने के लिए ऐसा सिचुएशन जिम्बाब्वे में आया हुआ है। उसमें क्या हुआ था कि जिम्बाब्वे में हाल फिलहाल में ही इन्फ्लेशन, हम लोग 3 4 5% की बात करते हैं ना, जिम्बाब्वे में जो इन्फ्लेशन हुआ था वो लगभग हुआ था इतने करोड़ परसेंट का इन्फ्लेशन हुआ था वहां पे, मतलब करेंसी का इतना डिवेल्युएशन हो गया था। सिचुएशन ये हुई कि वहां की गवर्नमेंट को 1 ट्रिलियन, जिम्बाब्वे की जो करेंसी होगी, 1 ट्रिलियन का नोट छापना पड़ा। मतलब आप एज्यूम करिए कि आप चाय खरीदने जा रहे हैं और आप $1 ट्रिलियन पे कर रहे हैं जिम्बाब्वे का, मतलब जो करेंसी होगा, सॉरी, वहां के हिसाब से। तो इस लेवल पर वहां की करेंसी की वैल्यू खत्म हो गई थी, इतना ज्यादा इन्फ्लेशन हो गया था।
हालांकि इंडिया एक बहुत स्टेबल कंट्री है, ये एक बस इंफॉर्मेशन के लिए मैं आपको ये बता रहा था। तो हमें ये समझ में आ गया कि आरबीआई कैसे करेंसी को प्रिंट करती है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो आरबीआई है हमारी, ये जैसे हमारे लिए नॉर्मल बैंक्स एक बैंकर की तरह काम करते हैं, लोन देना, डिपॉजिट लेना, उसी तरह आरबीआई बैंकर का काम करती है। किसके लिए? टू अदर बैंक्स। मतलब कोई भी बैंक यहाँ से लोन ले सकता है और डिपॉजिट कर सकता है अपना पैसा। सो आरबीआई इज ए बैंकर टू बैंक्स, और इट एक्ट एज अ गार्जियन ऑफ बैंकिंग सिस्टम एंड मनी मार्केट। अब ये मनी मार्केट क्या होता है, अब हम लोग ये समझेंगे। देखिए, मनी मार्केट क्या होता है ना, मनी मार्केट इज एक्चुअली मार्केट ऑफ ऑल बैंक्स। मतलब जितना भी बैंक है वो सब मनी मार्केट का ही हिस्सा है, जहाँ पे पैसे का लेन देन हो रहा है। मतलब डिपॉजिट हो रही है, मनी मनी की लेंडिंग यानी लोन दिया जा रहा है, गवर्नमेंट पैसे का लेन देन कर रही है, सब मनी मार्केट का ही हिस्सा है। ये हम लोग डिटेल में और आगे भी पढ़ेंगे, बट फिलहाल अभी हम जो जानकारी चाहिए वो भी देखते हैं। मनी मार्केट दो तरह का है, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट में ये जो साहूकार और ये लाला वगैरह जो होते हैं, जो आप गांव वगैरह में होते हैं, जो कि मनमाने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन वगैरह लेंड करते हैं, इनका कोई कंट्रोल नहीं है, नो कंट्रोल बाय आरबीआई। आरबीआई इनको कंट्रोल नहीं कर सकती, कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है। खाली लीगल ह्यूमन राइट्स बेसिस पे इनको कंट्रोल किया जा सकता है। और ऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं कॉमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, पेमेंट्स बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक। अब ये सब क्या होते हैं ये आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल हमारा लेक्चर यहीं तक है। चलिए, सी यू, बाय बाय।